नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी गणित कक्षा 10 MP बोर्ड की यूनिट फर्स्ट की प्रश्नावली 1.2, उसमें आज हम इसका प्रश्न क्रमांक 2 उठाएंगे और इसमें 1-2 सवाल हैं उनको करेंगे और आज इस प्रश्नावली को हम खत्म करेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। मैंने इससे पिछली क्लास में बताया है एक फॉर्मूला कि दो संख्याएं जब दी हों तो उनके LCM और HCF का गुणनफल जो होता है वही उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ये एक फॉर्मूला है और ये बात केवल दो ही संख्याओं के लिए सत्य है, ये 3, 4 और संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, केवल दो संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला सत्य होता है। तो इसमें 3 प्रकार प्रश्न दिए गए हैं आपकी गणित की किताब, जिसमें से मैंने ये पहला प्रश्न उठाया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला उठाया, इसको मैं कराऊंगा और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आपको वो समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट हमारी चल रही है प्रश्नावली, इसमें HCF और LCM जो ज्ञात करने हैं किस विधि से ज्ञात किए जा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि? अभाज्य, ये शुरू में बता दिया गया था। अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है दोस्तों, तो अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ेगी इसमें। अभाज्य संख्या मैंने बताई थी आपको पिछली क्लास में भी, क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक और उस संख्या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जिनमें एक का भाग जाए और जो वो खुद है संख्या अपने आप में, तो उसका भाग जाए, इसके अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग न जाए, तो वे संख्याएं सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11। 9 नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है, 1 का जाता है, 9 का जाता है, 3 संख्या हो गई, 3 का भी जा रहा है उसमें। ऐसे 13 है, 13 में किसका? या तो 1 का जाएगा या 13 का जाएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक क्यों नहीं होगी? ये क्योंकि एक में केवल एक का ही भाग जा रहा है। और अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है? दो संख्याओं का भाग जाता है। कौन सी दो का? एक तो एक का और एक स्वयं उस संख्या का। तो इसलिए यहाँ एक अभाज्य संख्या नहीं होती, गलती मत करना कभी भी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, वो कौन सी है? 2 है। 13 के बाद 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, ऐसे 1 से लेकर दोस्तों 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी आपको लगभग इतने में ही काम चल जाएगा, तो अभी आप इतनी याद रखें। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके कैसे करेंगे? तो गुणनखंड करने पर लिखेंगे, गुणनखंड करने पर बिल्कुल एक एक बारीकी से बताया जाएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल सीखने का मौका मिलेगा। आपको 26 लिखा हुआ है, सबसे पहले 26, ये गुणनखंड करने के लिए ऐसा चिन्ह लगाते हैं। अब सबसे पहले ये संख्या 26 लिखी, तो इसको देखते हैं, इसके इकाई के स्थान देखते हैं। 6 है, 2 के पहाड़े में 6 आता है क्या? हाँ, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ये 2 अभाज्य संख्या 2 है, इन संख्याओं से भाग देते हैं इसमें, ऐसे बढ़ते जाते हैं। पहले 2 से देंगे, जब तक 2 से जाता जाएगा भाग तब तक 2 से दे जाएंगे। फिर 3 से देखेंगे, 3 से जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 5 से 7 से, जितने भी ऊपर बढ़ते जाएंगे संख्याओं में। तो पहले 2 से ही जा रहा है, 2 का भाग 2 में गया तो 2 एकम 2, 6 के लिए 6 में जाएगा, 2 3 6। अब 13 है, 13 में दोस्तों ना तो 2 को जाता है, ना 3 का भी नहीं जाएगा, 3 और 1 4 है, जो कि इनका अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो 3 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 6 हासिल बच जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 का जाएगा दोस्तों। कितने का जाएगा? 13 का, 13 एकम 13। और ये दोस्तों कब तक करते हैं? तब तक करते हैं जब तक यहाँ आखिरी में नीचे 1 प्राप्त ना हो जाए। 1 प्राप्त हो गए तो ये इसकी कहानी पूरी हो गई। अब अगली संख्या 91 लेते हैं। 91 देखिए दोस्तों, 91 है, 1 का जाएगा, 1 का तो ज़्यादा, 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई संख्या होती तो 2 का जाता है, तो 2 का इसमें नहीं जाएगा। 3 का देखें, 3 के लिए क्या जोड़ते हैं? दोनों अंकों का जोड़ जोड़ेंगे, 9 और 1 10 हो रहा है, 3 के पहाड़े में 10 आता है क्या? नहीं आता, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का जाएगा नहीं, 4 का देखे भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है 4। अब 5 का भी नहीं जाएगा। 5 की कंडीशन क्या बताई थी? अगर इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 का अंक हो तो ही 5 का जाएगा। फिर 7 का इसमें जा रहा है, 7 का चला जाएगा। कैसे? 7 एकम 7, 7 का पढ़ा 9 के लिए पढ़ा, एक बार पढ़ा जाएगा 7 एकम 7, तो एक बार पढ़ने पर 7 में 9 में से 7 कट गए तो 2 बचे, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। अब 7 का 7 तिया 21। अब 13 है, 13 में 2, 3, 5, 7, 11 किसी का नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक आ गया, इसका मतलब इसकी कहानी खत्म, यहाँ भी एक आ गया, इसकी भी कहानी खत्म। गुणनखंड हमने कर लिए हैं। ज्ञात क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले एचसीएफ ऑफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं 26 एंड 91। इसको पढ़ते हैं एचसीएफ ऑफ, ये संख्या मतलब संख्या 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात और छूट गई है, ऐसे लिख लेंगे इसको, ये 26 बराबर ऐसे लिख लेंगे 2 गुणा 13, इसी को 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 लिख सकती हैं। और 91 को ऐसे लिख लेंगे, 91 बराबर कैसे लिख लेंगे, 7 गुणा 13 बराबर, इसको ऐसे और लिख सकते हैं आगे बढ़ा के 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 घात के रूप में लिख लेते हैं। हालांकि एक घात होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ना लिखा जाए तो भी माना ही जाता है कि एक घात तो लिखी है उस पर, ठीक है, होती है एक घात। अब एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, कल भी मैंने एक बात दिखाई थी। एचसीएफ क्या संख्या होती है कि सब में आए, सब मतलब ये दो संख्याएं, या तो दो में, तीन होती तो तीनों के गुणनखंड में देखते, चार होते तो चारों के गुणनखंड में देखते। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, सब में आए और सबसे कम घात लाए। ये लाइन मैंने याद करवाई थी, मैंने खुद से बना के आपको ये बताई थी कि सब में आए मतलब इसमें भी आना चाहिए वो गुणनखंड, इसमें भी आना चाहिए, और सबसे कम घात वाला होना चाहिए। सबसे कम घात जो होगा वो उसी को लेंगे। दो इसमें, दो इसमें है और 13 है, इसमें दो नहीं है 13 है, तो मतलब 13 ऐसी संख्या है जो दोनों में है। 13 ऐसी संख्या है जो दोनों में हो। 13 की घात यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। भले ही 13 की घात यहाँ 2 होती, यहाँ 1 होती तो एक वाले को ही लेते, यहाँ 3 होती, यहाँ 2 होती 13 की घात तो 2 वाले को लेते, यहाँ 5 होती, यहाँ 3 होती तो 3 वाले को लेते। मतलब दोनों में मिलना चाहिए वो गुणनखंड, दोनों संख्याओं को गुणनखंड में मिलना चाहिए वो संख्या, और सबसे कम घात वाला लेंगे उसमें से। तो दोनों में आ रहा है क्या, 13, और 13 की घात कम वाला लेंगे, कम गया तो बराबर, यहाँ 3 होता तब भी 13 की घात 1 वाला ही लेते, 13 की घात 5 यहाँ होता, यहाँ 2 होता तो 13 की घात 2 बात वाला लेते, 2 घात, तो 13 की घात 1 बराबर 13 ही रहेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों, 13। अब एलसीएम, लाइन ऐसी लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ कितने का, 26, 91, जैसे 91, 91, 91 जैसे भी पढ़ सकते हैं आप। 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एलसीएम ऑफ 26, 91, इनका एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम के लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक, वो लाइन बताई थी मैंने पढ़ के, कि किसी में भी आए, किसी में भी आए और सबसे अधिक घात लाए, किसी में भी आए और सबसे ज्यादा घात लाए, किसी में भी आए और सबसे अधिक घात लाए। मतलब किसी में भी का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी जो गुणनखंड है वो छूट नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही इसमें आया हो, चाहे दोनों में आया हो, चाहे केवल इसमें आया हो, सब लेंगे। मतलब उसकी जाति, उसकी प्रजाति का छूटना नहीं चाहिए। जैसे 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं, तब भी 2 लेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 तब भी लेंगे। 13 दोनों में तो भी 13 भी लेंगे। एक भी गुणनखंड ऐसा ना हो कि छूट जाए कहीं, नहीं। अगर जैसे मान लो यहाँ 5 और होता, कोई संख्या होती, यहाँ 5 और होता, यहाँ 5 नहीं लेकिन तब भी 5 लेते। यहाँ मान लीजिए 7 होता या कुछ और 11 होता, यहाँ 11 नहीं, तब भी उसको 11 को लेते। मतलब कोई भी गुणनखंड छूट ना पाए और सबसे अधिक वाली घात लाए। सब में जो गुणनखंड आएगा सब में आए, और सॉरी किसी में भी आए, मतलब किसी में, इसमें भी होना चाहिए चाहे इसमें, चाहे दोनों में, किसी भी एक में भी होगा तब भी उसको लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर 2 यहाँ आया है तो एक बार आया तब भी लेंगे। यहाँ जैसे मान लो 5 है, 5 यहाँ आ जाता तो 5 भी लेते, कुछ भी संख्या छोड़ना नहीं। कोई भी गुणनखंड ऐसा ना हो कि इनमें से छूट जाए। जैसे 2 दिख रहा है यहाँ, 13 और 7, 3 प्रकार की संख्याएं दिख रही हैं, 2, 13 और 7, तो 2, 13 और 7 लेंगे, इसको 2 2 ले लेंगे। 2 में कौन सा वाला लेंगे दोस्तों, अधिकतम घात वाला। यहाँ 2 की एक ही घात है, यहीं एक ही है, 2 यहाँ तो कहीं है ही नहीं, तो 2 की एक घात वाला है तो 2 की घात 1 ही ले लेंगे, गुणा। अब 7 लेंगे, 7 कितने बार है, अधिकतम घात 7 की कितनी, यहाँ 7 है ही नहीं, यहीं अकेला है तो 7 की घात भी 1 ही है, गुणा। 13, 13 को भी लेंगे क्योंकि 13 भी गुणनखंड है एक इसमें। 13 तो दोनों में है, दोनों में हो चाहे एक में हो, हमको तो एलसीएम निकालना है तो लेना ही पड़ेगा। और 13 की अधिकतम घात वाला लेंगे, अधिकतम घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अधिकतम घात सीधी सी बात है 1 ही रहेगा। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 13 सत्ते 91 हो गया, गुणा 2, 9 दूनी 18, 182 हो गया दोस्तों। ऐसे कर लेंगे, 2 करो, 2 एकम 2 और 2 नम 18। तो एलसीएम क्या हो गया दोस्तों इनका, ये जो संख्या दी गई हैं 26 और 91 का, एचसीएफ तो हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। अब थोड़ा दोस्तों अर्थ और समझ लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। एचसीएफ का अर्थ ये होता है कि 13 से बड़ी, ये एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक।
इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य इसको बोलते हैं, लिख ही लो, लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ को बोलते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो गणित का टीचर समझ के भूल जाना। ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं इसको एलसीएम, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो दो संख्याएं हैं इनमें इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या, 13 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं हो सकती कि उन दोनों में भाग चला जाए। 13 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं हो सकती कि इन दोनों को विभाजित करे पूरा पूरा, तो 13 ही वो सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों के लिए। 26 और 91 के लिए 13 ही वो सबसे बड़ी संख्या है, 13 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इनमें पूरा पूरा भाग दे सकती है। 13 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इनको पूरा पूरा दोनों में भाग दे दे। 14 देख लो, 15, 16, 17, कोई भी संख्या नहीं हो सकती जो 26 और 91 दोनों को पूरा पूरा भाग दे दे। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, इसका सबसे बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों के लिए जो भाग दे सकती है पूरा पूरा दोनों में, 13 है। दोनों की कंडीशन होगी दोस्तों, दोनों में भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या, इससे छोटी तो कोई हो सकती है लेकिन इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी। सबसे बड़ी संख्या 13 ही है। 26 और 91 के लिए सबसे बड़ी संख्या 13 ही है जो पूरा पूरा भाग दोनों में देगी। अब देखिए ये 182, 182 का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। 182 जो है तो इन दो संख्याओं का भाग, इन दो संख्याओं का भाग, 182 वो छोटी संख्या है जिसमें इन दो संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इन दो संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये हो गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे बड़ी और कई हो सकती है लेकिन सबसे छोटी यही संख्या, इससे छोटी कोई और संख्या नहीं ऐसी हो सकती कि जिसका इन दोनों पूरा भाग चला जाए। ठीक है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। ये सबसे छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये हो गई दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम डिफरेंस। एक बार फिर समझ लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है 13, इन दोनों के लिए ये सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे देगी, इनमें दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, ये जो 182 संख्या है ये इन दोनों संख्याओं के लिए सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी कोई और संख्या नहीं हो सकती कि इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। इससे बड़ी कितनी भी और संख्या हो सकती है, इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना भी करते जाओ। देखने में थोड़ा दोस्तों उल्टा सा लग रहा हो, यहाँ बोला जा रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम छोटी संख्या लेकिन है तो ये बड़ी, यहाँ बोला जा रहा है हाईएस्ट बड़ी संख्या लेकिन है तो ये छोटी। ये इनके परिप्रेक्ष्य में है, इसके लिए ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों में भाग दे दे। ऐसे ये इन दोनों के लिए ये सबसे छोटी संख्या है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती जिसका इनका दोनों भाग चला जाए। इससे बड़ी संख्या कितनी भी हो सकती जिनमें इन दोनों का भाग चला जाएगा। यहाँ देखते हैं कि इसका भाग जाना चाहिए और यहाँ एलसीएम में देखते हैं कि इसमें इसका भाग जाना चाहिए। ये होता है एलसीएम और एचसीएम में डिफरेंस। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बारीकी से मैंने समझाया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पे आधारित 1-2 प्रश्न और करते हैं और आज इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें एक बात रह गई थी, ये आगे जो यहाँ तक एलसीएम एचसीएफ तो ज्ञात कर लिया था, इसके बाद इसमें लिखा था क्वेश्चन में, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखिए दोस्तों दोनों संख्या कौन सी थी अपनी, 26 थी और 91 थी। ठीक, एलसीएम कितना था अपना, एलसीएम 182 निकला था और एचसीएफ कितना निकला था, बराबर 13, यही निकला था ना। उसी सवाल में आगे करते जाना, अगर ये पूछे एग्जाम में तो इसको भी जांच को भी करना है, उतना ही पूछे तो उतना ही करना है। तो देखिए दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हुए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याएं लिख लेंगे, 91 गुणा 26, गुणा करेंगे कितना आएगा, 26 एकम 26 की 6 हासिल, 26 एकम 26 की 6 हासिल 2, 26 ने में 200, 26 दाम 260, 26 ने में 200,
34, 34 और 2 236, ये हो गया दोस्तों इनका गुणनफल। इसे मान लीजिए समीकरण 1 हो गया ये। अब एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, इसको भी देखिए एचसीएफ एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना है दोस्तों 13 और एलसीएम कितना है 182। इसको गुणा करके देखें तो 13 का गुणा इसमें करेंगे, चाहे इधर से इधर कर लो, यहाँ छोटी संख्या इसलिए मैं इधर से पढ़ा पढ़ रहा हूँ, इधर की पढ़ा यहाँ से पढ़ना, इधर के लिए शुरू करते हैं। 13 से ऐसे 2 8 का 1 का, 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से 2, 13 8 104 और 6, 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से 2, 13 8 104 और 2 106, 6 की फिर 6 यहाँ से 10, 13 कम 13 और 10 23, 23 66। अब यहाँ से चूंकि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का मान दोनों का बराबर है ना दोस्तों, तो इनके ये पक्ष बराबर है ना, 23 66 23 66, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एनसीएफ, इसलिए लिख देंगे ये दोनों, मतलब समीकरणों के दोनों पक्ष बराबर होते ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल आया 2366 और एचसीएफ एलसीएम का गुणा भी आया 2366, मतलब कि राइट हैंड पे जो चीज़ें लिखी वो बराबर है तो लेफ्ट वाली भी बराबर होंगी, तभी तो ये बराबर हैं दोनों, तो इसको लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आगे पीछे कहीं भी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जांच की करवा रहा तो ये जांच अपनी सही है, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं या जांच हुई लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा मैं इसी में उम्मीद करता हूँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आ जाइए दोस्तों, ये हमारी इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल दोस्तों हम इससे पहले कर चुके हैं एक उदाहरण, लेकिन इसको फिर से मैं समझाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ एक चीज़ आपको नई सीखने को मिलेगी इस वाले प्रश्न में। तो मैं ये कराऊंगा और ये कराऊंगा, ये आप स्वयं से कर लेना, लगभग सेम है। मैं बार बार इसलिए कराऊंगा कि जितनी बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जितनी बार मैं आपको करा दूँ उतनी बार आप देख लेंगे तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे और आपको प्रोसेस पूरी A to Z समझ में आ जाएगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप इन सवालों को करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए ये संख्या है, अभाज्य संख्या है, इनको आप याद कर लेंगे, आप याद हो ही जाएंगे, बहुत नॉर्मल सी संख्या है, आप कुछ लोग साथी हमारे जानते भी होंगे। तो सबसे पहले हल पहले वाले को लेते हैं, गुणनखंड करने पर, या ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर, एक ही बात है। गुणनखंड करने पर पहला वाले ले रहे हैं तो 12 पहले लेंगे संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ 12 लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारी नज़र किस पे जाएगी, किस संख्या का भाग देते हैं 2 का। 12 में 2 का भाग चला जाता है दोस्तों, हाँ चला जाता है, क्योंकि 12 2 के पाड़े में आता है। जैसे भी ना लगे तो ये लगे इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या है तो उसका 2 का भाग पूरा चला जाएगा। 2 छक्के 12 6 बार में चला गया पूरा पूरा भाग, तभी देते हैं दोस्तों, जब तक पूरा ना जाए तो नहीं देंगे। जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा होगा इस संख्या में तो ही देंगे। 6 में जाएगा 2 का भाग दोस्तों, हाँ जाएगा, 2 3 6। अब 3 में 2 का भाग जाएगा क्या दोस्तों, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 में भाग तो चला जाएगा लेकिन एक हासिल बच रहेगी ना, इसलिए भाग कब देते हैं जब पूरा पूरा जाए। तो 3 में नहीं देंगे, 3 में किसका जाएगा, इस 3। अब 2 की कहानी खत्म, अब 3 पे आएंगे, 3 एकम 3। और इस कहानी को कब तक चलाते हैं दोस्तों, जब तक चलाते हैं जब तक यहाँ नीचे 1 ना प्राप्त हो जाए, जब 1 प्राप्त हो जाएगा तो कहानी खत्म। अगला 15 लिखा हुआ है, 15 में फिर से कितने का भाग देंगे, 2 का, 2 का जा रहा है क्या, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या होगी तो ही 2 का भाग जाएगा। यहाँ 5 है तो नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या, हाँ जाएगा, 3 5 15 डायरेक्ट याद आ गया। या फिर ऐसे देख सकते हैं 5 और 1 6, अंकों को जोड़, 3 के लिए कैसे चेक कर लेते हैं, अंकों को जोड़ के, अंकों को जोड़ के देख लो जो संख्या आ रही है वो 3 के अगर पाड़े में आती है तो 3 का भाग जाएगा सीधे। 5 और 1 6, 3 के पाड़े में 6 आता है तो 3 का भाग जाएगा, 3 5 15। अब 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं जा रहा, 2 बचेगा, इसलिए डायरेक्ट 5 कर देंगे, 5 एकम 5। जब नीचे 1 आ जाता है दोस्तों तो इसकी कहानी खत्म। अब अगला 21 लिखा हुआ है, 21 के साथ भी यही कहानी करेंगे दोस्तों। 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है, 1 है, इसलिए 2 का नहीं जाएगा। अब 3 के लिए चेक करेंगे, 2 और 1 3, 3 के पाड़े में 3 आता है तो चला जाएगा 3 का, वैसे डायरेक्ट याद होगा, 3 7 21। अब 7 में कितने का जाएगा दोस्तों, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि एक शेषफल बच रहेगा। 5 का नहीं जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। 6 का तो देंगे नहीं, 7 का देंगे डायरेक्ट, 7 एकम 7। जब नीचे 1 1 1 आ जाता है तो अपनी कहानी दोस्तों समाप्त हो जाती है, ये वाली गुणनखंड करने वाली कहानी समाप्त हो जाती है। अब ज्ञात क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले इनको लिख लेंगे, 12 बराबर कितना आया, 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा
3। इसको कैसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 को 2 की घात 2 लिख लेंगे दोस्तों, 2 की घात 2 2 बार है ना, तो और 3 की घात 1 ही लिखेंगे। ऐसे 15 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 3 गुणा 5, इसको 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ऐसे 21 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब देखिए दोस्तों, पहले एलसीएम ज्ञात करना है, या एचसीएफ कर लो, कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एचसीएफ कर लो या एलसीएम कर लो। एचसीएफ के लिए दोस्तों मैंने बताया है आपको एक लाइन जो मैंने खुद से बना के बताई है आपको, कि सभी में आए और सबसे कम घात लाए। यहाँ एचसीएफ के लिए ऐसा गुणनखंड उठाते हैं जो जैसे 3 संख्याएं, सभी का मतलब है यहाँ जितनी भी संख्याएं जो दी गई, 1 2 3 दी गई तो 2 देती तो 2 में चेक करते, 4 दी होती तो 4 को गुणनखंड में चेक करते। सभी में आए और सबसे कम घात लाए, सभी में होना चाहिए। सभी में कौन सी, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 3 को चेक करो, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 तो दोनों में है दोस्तों, तो घात देखें, 3 की घात 1 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है। अब 3 की घात कहीं कम ज़्यादा है ही नहीं, 3 की घात 1 है सब जगह। अगर यहाँ मान लो 3 की घात 3 होता या 3 की घात 2 यहाँ होता और यहाँ 3 की घात 1 होता, तो 3 की घात 1 वाला ही लेते हैं, सबसे कम घात वाला लेते हैं दोस्तों। एचसीएफ में याद रखना है, एचसीएफ में सबसे कम घात वाला लेते हैं और ऐसा गुणनखंड लेते हैं जो उन तीनों संख्याओं, जितनी भी संख्या यहाँ दी गई 3 4 5 6, उनमें सब में होना चाहिए। यहाँ 3 संख्याएं दी गई 12 15 21, तो सभी के गुणनखंडों में होना चाहिए जो संख्या यहाँ गुणनखंड में लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 इसमें है, इन दोनों में 2 है ही नहीं, 3 की घात 1, एक घात वाले लेंगे। यहाँ अगर 2 घात होता है या 3 घात होता है या 4 होता है या यहाँ 2 होता है, तब भी 3 की घात 1 वाला ही लेते क्योंकि सबसे कम घात वाला लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 की घात 2 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 3 की घात 7 होता है, तो 3 की घात 2 वाला लेते। उन गुणनखंड में जो सबसे कम घात वाला होगा उस वाले को लेंगे। अब 5 को लेंगे क्या, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं, तो 5 को नहीं लेंगे। 7 को, 7 यहाँ अकेला, यहाँ और यहाँ कहीं नहीं है, उसी गुणनखंड को लेते हैं जो सब जगह हो, तो इसका 3 ही रहेगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ बराबर 3। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम देख लें दोस्तों। एलसीएम के लिए दोस्तों मैंने लाइन बताई थी आपको कि किसी में भी आए और सबसे अधिकतम घात लाए, किसी में भी आए और सबसे अधिकतम घात लाए और कोई भी गुणनखंड छूट ना जाए। सब किसी में भी आए मतलब चाहे इसमें मिल रहा हो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे तीनों में, चाहे तो एक में मिल रहा हो, चाहे दोनों में मिल रहा हो, चाहे तीनों में मिल रहा हो, और सबसे अधिकतम घात वाला लेंगे। एक भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं है और सबसे अधिक घात वाले को लेना है, ठीक। एक भी कैसे, 2 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ कहाँ है, यहाँ है अकेला, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन तब भी लेंगे। और 2 को कौन सा लेंगे, जो सबसे अधिकतम घात हो, तो 2 तो एक ही जगह यही है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 आ जाएगा गुणा। अब 3 की बारी आती है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो अधिकतम घात वाला लेंगे। अधिकतम घात कौन सी है दोस्तों, देखेंगे, कोई घात अधिकतम नहीं, सब बराबर है। यहाँ भी 3 की घात 1, यहाँ भी 3 की घात 1, यहाँ की 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 ही ले लेंगे गुणा। अब 3 के बाद गुणनखंड दोस्तों 5 दिख रहा है, 5 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं कहीं, तो 5 को एक ही बार लेंगे, 5 की घात 1 गुणा। अब 7 लेंगे दोस्तों, देखो यहाँ 7 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, तो 7 ले लिए। 7 की घात भी अधिकतम लेंगे, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो 1 ही उसी को अधिकतम मान लेंगे अपन। अब देखिए कोई गुणनखंड छूट तो नहीं गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, सब हो गया। अधिकतम घात, 2 की घात अधिकतम कितनी है, 2 है, तो 2 ले ली। 3 की घात अधिकतम कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 की घात 1 ले ली। 5 की घात कितनी है, 1 ही है, तो 5 की घात 1 ले ली। 7 की घात कितनी है, 1 है, तो 7 ले ली। अब कोई गुणनखंड दोस्तों छूटा तो नहीं इन सब में, मतलब किसी में भी आए और सबसे अधिक घात लाए, उसी को बोलते हैं एलसीएम। 2 की घात 2 का क्या हो जाएगा, 4, 3 की घात का 3 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। इन सभी का दोस्तों आप गुणा करेंगे तो 4 तिये 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा, 420 आंसर। आपका एचसीएफ हो गया दोस्तों 3 और एलसीएम हो गया कितना, यहाँ बॉक्स में लास्ट में एग्जाम कॉपी में आप ऐसे लिख भी सकते हो बॉक्स बना के अलग से, एलसीएम ऑफ कितना 12 15 21 एलसीएम कितना है इसका 420, और ऐसे एचसीएफ ऑफ 12 15 21 एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना 3, ये लिख सकते हो, नीचे आंसर लिख सकते हो। इससे जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे शिक्षक, उनको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ बच्चे ने ये आंसर निकाले, ये आंसर है, फटाफट उनकी नज़र पहुंचेगी और खुशी होकर थोड़ा नंबर अच्छे दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, तब तक आप इसे देखिए। अब इसको करते हैं,
तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम ये उठा रहे हैं 8, 9 और 25 गुणनखंड करने पर। सबसे पहले 8 के करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 का भाग चला जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2 और 1 आ गया तो इसकी कहानी समाप्त। अब थोड़ा जल्दी करूँगा दोस्तों, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का देखेंगे, 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, फिर से 3 का, 3 एकम 3, यहाँ भी 1 आ गया तो इसकी भी कहानी समाप्त। अब 25 है दोस्तों, 25 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 का, 5 और 2 7, नहीं जा रहा 3 का भाग। 4 का तो देंगे नहीं, 5 का डायरेक्ट जाएगा। 5 का मैंने बताया है, इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 का भाग कैसे चेक करते हैं दोस्तों? यहाँ इकाई के स्थान पर या 0 या 5 है तो 5 का जाएगा, अन्यथा कभी भी नहीं जाएगा। 5 की विभाज्यता चेक करने का सबसे सरल तरीका है कि इकाई के स्थान देख लो, 0 या 5 है तो 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो 5 पचम 25, 5 का फिर से चला जाएगा एक बार, 5 एकम 5, तीनों के नीचे 1 1 1 आ गया, मतलब कहानी समाप्त हो गया। अब गुणनखंड इनके क्या हुए दोस्तों? 8 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको कैसे लिख लेंगे? 2 की घात 3, 3 बार है ना तो ये लिख लेंगे। 9, 9 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 गुणा 3, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 3 2 बार है तो 3 की घात 2 आ जाएगा दोस्तों। अब लिखेंगे 25, 25 का क्या है? 5 गुणा 5, तो बराबर 5 गुणा 5 का 5 की घात 2 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लें एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम के लिए मैंने क्या लाइन बताई है? किसी में भी आए और सबसे अधिकतम घात लाए, किसी में भी आए और सबसे अधिकतम घात लाए। तो किसी में भी आए मतलब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 या 5 आ रहा है, और सबसे अधिकतम घात क्या है? ये कि ये घात है तो इसको लिख लेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, 5 की घात 2। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8। विस्तार से लिख भी सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से कर लो या डायरेक्ट कर लो, इसका 8 होता है। और 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 3 तिया 9 होता है ना। 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। अब इसको क्या करेंगे? 25 अट्ठे 200, 25 काट में 25 अट्ठे 200, दोनों में 1800, 1800 हो गया दोस्तों। गुणा कैसे किया मैंने? 25 का 8 में पहले कर लिया, डायरेक्ट मिल रहा है, 25 अट्ठे 200 होता है, और 200 का 9 में गुणा करेंगे, 200 गुणा 9 में करेंगे तो 9 का डायरेक्ट 2 में कर दो, 9 दूनी 18 और 2 जीरो की जीरो रख दो तो 1800 हो गया इसका। ठीक, एलसीएम हो गया 1800। अब बारी आती है दोस्तों एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए दोस्तों मैंने क्या लाइन बताई कि गुणनखंड सभी में आए और सबसे कम घात लाए। अब सभी में देखो दोस्तों, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं। अब 3 देखेंगे, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है। 5 देखेंगे तो 5 यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है। अब तो दोस्तों यहाँ कोई ऐसी संख्या मिल ही नहीं रही जो तीनों में हो और सभी में नहीं होगी, तब तक एचसीएफ निकाल नहीं सकते हम। तो अटक गई बात, तो बात अटक गई तो कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा दोस्तों। तो इससे कुछ दिन पहले मैंने बेसिक क्लास में एक क्लास पढ़ाई थी आपको कि एक को किसी भी संख्या में गुणा और किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। एक हमेशा किसी भी संख्या के गुणा में रहता है, किसी भी संख्या के भाग में रहता है। तो इसका गुणा में 1 होगा, इसके गुणा में 1 होगा, इसके गुणा में 1 होगा। अब देखिए दोस्तों, सभी में मिल गई संख्या कॉमन क्या? एक, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। और इसकी कंडीशन में मैंने यही बताया कि सभी में आए और सबसे कम घात लाए। सभी में आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है दोस्तों? 1 1 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। तो सीधी सी बात यहाँ से सीखने को मिली दोस्तों कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों में कोई भी संख्या गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, उनका एचसीएफ 1 होता है। ऐसी संख्या, इनके गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसमें 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इनमें से कुछ भी कॉमन है ना, यहाँ 3 है ना, यहाँ 2 है ना, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है ना, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे में। तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? 1 होता है हमेशा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास का एक प्रश्न और करते हैं और इस क्लास और इस प्रश्नावली को यहीं पर समाप्त करेंगे अगले प्रश्न करने के बाद। आ जाइए दोस्तों, आज की प्रश्नावली का आपका प्रश्न क्रमांक 4 है और ये लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, और आप इस प्रश्नावली को यहीं आज समाप्त करेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 फाइंड करना है। दो संख्याएं हैं दोस्तों 306 और 657, जिनका एचसीएफ दिया गया है 9 है और इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, या दोनों में से कोई एक दिया हो और दोनों संख्याएं दी हो, या एक संख्या दी हो दोनों का एलसीएम दिया हो या एचसीएफ दिया हो, ये ऐसी चीज़ें दी होंगी। चार में से कोई एक चीज़ पूछेगा, जैसे मान लो दोनों का एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, तो संख्या पूछ ली, कोई एक संख्या दी, एक संख्या पूछ ली। इसके लिए दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था, पहले तो हल करेंगे इसको। दिया है, क्या दिया है? HCF ऑफ एंड 657
कितना दिया है इसका, इन दो संख्याओं का HCF कितना दिया है 9। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों, हम जब दो संख्याएं दी हों और LCM HCF के बारे में चर्चा हो रही तो दो संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला हमने दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लेंगे। 306 है पहली संख्या गुणा 657। अगर ये गुणा करके पहले से दे देता तो डायरेक्ट गुणा लिख लेते हम। यहाँ दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया नहीं है, संख्याएं दी हैं तो दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लिए दोस्तों। बराबर HCF दिया है 9 गुणा LCM हमसे पूछा है तो LCM की जगह LCM ही लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों 9 है, मैंने चिन्ह परिवर्तन के नियम बताया ना, पक्षांतरण के इधर से इधर संख्या जाती है, यहाँ गुणा में है 9, इधर बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, LCM यही लिखा रहेगा। तो 306 गुणा 657 बराबर LCM बटे में आ जाएगा दोस्तों ये 9 इसके नीचे, 9 का भाग देंगे इसमें चला जाएगा, 9 7 63 7 9 63 2 बची और 9 3 27। तो 306 गुणा 73 बराबर इसका LCM हो गया। कितना है 306 गुणा 73। अब इसको गुणा करके दोस्तों आप लिख सकते हैं, यहाँ रफ्कार में करके देख लीजिए, मैं करके बता भी देता हूँ। 306 गुणा 73, 3 चंगे 18, जीरो की जगह हासिल पूरी 1 आ जाएगा, 3 तिया 9 गुणा 7 छंगे 42 की 2 हासिल 4, तो जीरो की वजह से 4 पूरा आ जाएगा, 7 तिया 21 जोड़ेंगे 8 2 और 1 3, 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 और 2 का 2, 22 33 8। तो इसका गुणनफल कितना आया दोस्तों, ये तो कट ही जाएगा, 22 33 8 बराबर LCM, या ऐसे लिख लेंगे LCM बराबर 22 33 8। मतलब इन दो संख्याओं का दोस्तों LCM क्या हुआ 22,338। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 22 33 8 या 22 338, जैसे भी आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। तो आज ये प्रश्नावली जो चल रही थी आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में आपको अगली प्रश्नावली कराई जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और आपको जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं या आप समझने में कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर क्लास आपको ये अच्छी लग रही है तो आप अपने साथियों को, दोस्तों को, जो भी आपके साथ लगे कि वो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको चैनल पर जोड़ सकते हैं, बुला सकते हैं, आप भी क्लास देख सकते हैं। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली क्लास में।